नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूं प्रीति। सुरक्षित मातृत्व हर महिलाओं का अधिकार भी है और ज़रूरी भी है। जिस प्रकार सुरक्षित मातृत्व ज़रूरी है, ठीक वैसे ही परिवार नियोजन भी बहुत ज़रूरी है। एक खुशहाल समाज के लिए, एक संपन्न देश के लिए इस पे बहुत ज़रूरी है कि हमारा आपका ध्यान केंद्रित हो। आज की कड़ी में हम यही जानेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कैसे हो सकता है और हमारे लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं इस पर हमारा ये खास रिपोर्ट। छोटा परिवार सुखी जीवन का आधार होता है। वर्तमान समय में आर्थिक, सामाजिक या किसी भी पहलू को देखा जाए तो बड़ा परिवार अपने साथ साथ समाज के लिए भी कई समस्याओं को लेकर आता है। देखिए, सबसे पहले तो हमको समझना होगा कि परिवार नियोजन है क्या। जिस तरह हम लोग सभी चीज़ की योजनाएं बनाते हैं, कोई भी काम हम लोग बिना योजना के नहीं करना चाहते हैं, उसी तरह से परिवार की भी योजना हम लोग बनाते हैं। जिस दिन से दंपति की शादी होती है, उनके मन में ये सवाल होना चाहिए कि हमारा परिवार कब बढ़े और उसमें कितने सदस्य हों। तो यही हमारा मूल मंत्र है, योजना के तहत चलना, छोटे परिवार की परिकल्पना करना ही परिवार नियोजन का लक्ष्य होना चाहिए। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत कई उपायों की शुरुआत की है। ये उपाय महिलाओं को अनचाहे गर्भ से बचने और 2 बच्चों में अंतर रखने में मदद करते हैं। देखिए, ऐसे तो उपाय बहुत हैं, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर गवर्नमेंट के संस्थान में हैं और मैं बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट के संस्थान में हमारे पास अस्थाई और अस्थाई विधियाँ क्या क्या हैं। अस्थाई विधियों के बारे में मैं आपको बताऊँगी और स्थायी विधि के बारे में बताऊँगी। हमारे पास जो गवर्नमेंट के संस्थान में अस्थाई विधियाँ हैं, उसमें सर्वप्रथम हम लोग निरोध की बात करते हैं, पुरुष निरोध, कंडोम जिसको कहते हैं। दूसरा जो है हमारे पास अंतरा है, जो अभी थोड़ा ज़्यादा ही प्रचलित हो गया है, जिसमें एक मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन, हमारा प्रोजेस्टेरोन है, वो रहता है इस इंजेक्शन में। तीसरा छाया की गोली आती है। चौथा हमारे पास ओसी पिल्स है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, जो जमाने से हमारे पास माला एन के नाम से मिलता है। इसके अलावे आईयूसीडी की 2 वैरायटियाँ, जैसे कॉपर टी जो कि 10 वर्षों के लिए प्रभावी है, और एक दूसरी वैरायटी जो 5 वर्षों के लिए प्रभावी है, जिसको हम लोग कॉपर 375 या मल्टी लोड कहते हैं। ये अस्थाई विधि हुई जो हमारे संस्थान में या गवर्नमेंट के संस्थान में हमारे पास निःशुल्क उपलब्ध हैं। अब हम स्थायी विधि की ओर चलते हैं। स्थायी विधि हम उन्हीं महिलाओं या उन्हीं जोड़े का करना चाहेंगे जिन्होंने अपना परिवार पूरा कर लिया हो और अब उन्हें और बच्चे की आवश्यकता नहीं है। तो अब ऐसा भी सोच सकते हैं कि उसका भी कुछ नॉर्म्स है। ऐसा नहीं है हम जिसको 21 साल की महिला को 20 साल की महिला को बंध्याकरण कर दें, ये कहीं से उचित नहीं है। तो स्थायी विधि तभी करना चाहिए जब महिला या पुरुष उसके पैरामीटर्स को पूरी तरह से फुलफिलमेंट करते हैं, तब हमें उन्हें स्थायी विधि के बारे में बताना चाहिए। ये नहीं कि 20 साल की लड़की आई और हम उन्हें स्थायी विधि से बंध्याकरण कर दें, या 20 साल के कोई पुरुष आए और हम उन्हें नसबंदी कर दें। इसके लिए कम से कम महिला का या पुरुष का 21 साल का होना ज़रूरी है। महिला की शादी होनी ज़रूरी है, कभी ना कभी उनकी शादी हुई हो, या पुरुष जो हैं उनका भी नसबंदी के समय शादी हुआ हो अगर वो नसबंदी कराना चाहते हैं, और कम से कम एक बच्चा हो जो कि जिसकी उम्र 1 साल या उससे अधिक हो, तभी हम उन्हें बंध्याकरण या नसबंदी की सलाह देते हैं। बंध्याकरण में हमारे पास 2 विधियां मौजूद हैं। एक जो हम सिंपल मिनी लेप्रोटमी से करते हैं, लेप्रोस्कोपिक विधि से करते हैं। दोनों विधियों से हम यहाँ बंध्याकरण कर रहे हैं।
पुरुष नसबंदी जो एक कन्वेंशनल तरीका है जिससे जमाने से होता आया है उससे करते हैं, या नो स्कैल्पेल वेसेक्टमी हम करते हैं जिसको बिना चीरा के या बहुत कम चीरा के वेसेक्टमी कहा जाता है। समय के साथ बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ समय पहले परिवार नियोजन के 2 नए विकल्पों, जिसमें अंतरा कार्यक्रम के तहत इंजेक्शन गर्भ निरोधक NPA और गर्भ निरोधक गोली छाया की शुरुआत की है। देखिए, अंतरा जो है अभी हमारे यहाँ काफ़ी प्रचलित है। अंतरा एक इंजेक्शन है जो महिलाओं में 3 महीने के अंतराल पर दी जाने वाली सुई है। इससे महिला जब तक चाहे बच्चा के बीच में, अगर स्पेसिंग करना है तो 3 साल तक या 4 साल तक, जितना दिन वो करना चाहें, नहीं तो अगर वो तुरंत बंध्याकरण नहीं कराना चाहती हैं तो इसे ज़्यादा दिन के लिए भी व्यवहार कर सकती हैं। अंतरा देने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो जो हम लोग IM कहते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं। दूसरा तरीका है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो कि त्वचा की सतह में दिया जाता है। जो IM इंजेक्शन देते हैं उसमें थोड़ी दवा की मात्रा जो मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन है वो थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जो हम त्वचा की सतह में देते हैं जिसे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कहते हैं उसमें दवा की मात्रा थोड़ी कम है। और देख रहे हैं हम लोग, जब से सरकार ने इसे अपने एक्सटेंडेड बास्केट्स ऑफ कंट्रासेप्शन में डाला है तब से इसकी ख्याति दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है और हमारे बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं इसे 2 बच्चों के बीच में गर्भ अंतराल के लिए व्यवहार कर रही हैं। अब चलते हैं छाया की ओर। छाया भी बहुत अंतरा के लिए एक बात मैं और बता दूं कि ये बच्चा होने के 6 सप्ताह के बाद ही हम लोग दे सकते हैं, तभी से हम लोग इसको इंजेक्शन लगा सकते हैं। लेकिन एक टैबलेट हमारे पास छाया की आई है जो सेंटक्रोमेन कहलाती है, मतलब उसमें जो फार्माकोलॉजिकल एजेंट है वो सेंटक्रोमेन है, मतलब कि नॉन हार्मोनल दवा है ये, और छाया के नाम से हमारी सरकार ने इसको लाया है। ये बच्चा होने के तुरंत बाद से हम लोग दे सकते हैं और शुरुआती दौर में महिलाओं को इसे सप्ताह में 2 दिन लेना पड़ता है, जबकि जब 3 महीने हो जाते हैं तो सिर्फ 1 गोली सप्ताह में लेने से उनका काम हो जाता है और ये भी काफ़ी प्रचलित हो रहा है हमारे संस्थान। अंतरा इंजेक्शन 3 महीने के लिए कारगर है और छाया गोली 1 सप्ताह के लिए प्रभावी है। सभी उम्र की महिलाओं के साथ साथ स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए ये उपाय कई मायनों में बेहद कारगर है। ये गर्भ निरोधक वर्तमान में चिकित्सा महाविद्यालय और जिला अस्पतालों में मुफ्त में उपलब्ध हैं। PHC और उसके ऊपर के जितने भी संस्थान हैं, जैसे PHC से ऊपर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हुआ, रेफरल हॉस्पिटल हुआ, मेडिकल कॉलेज हुआ, इन सभी संस्थाओं में अस्थायी और स्थायी दोनों ही साधन निःशुल्क उपलब्ध हैं। लेकिन इसके अलावे आशा बहनों के पास इमरजेंसी कंट्रासेप्शन और निरोध भी ये लोग वितरित कर रहे हैं और निःशुल्क वितरित कर रही हैं, वहाँ से भी इसे लिया जा सकता है। इसके साथ मिशन परिवार विकास की भी पहल की गई है। इसका प्रमुख लक्ष्य बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, गर्भ निरोधकों तक पहुंच में सुधार करना, सुरक्षा सुनिश्चित करना और उच्च गुणवत्ता वाले परिवार नियोजन सेवाओं को बेहतर बनाना है। मिशन परिवार विकास एक सरकार की योजना है और मेरी समझ से ये बहुत अच्छी योजना है। इसमें ऐसे डिस्ट्रिक्ट को टारगेट किया गया है, मतलब कि उसको चिन्हित किया गया है जिसमें प्रजनन दर अधिक है। वैसे डिस्ट्रिक्ट का प्रजनन दर कम हो, इस विकास कार्य में यही किया जा रहा है और हम लोग ऐसा सोचते हैं कि 2025 तक इस विकास कार्य के अंतर्गत इनका प्रजनन दर कम हो जाएगा। परिवार नियोजन के कई फायदे हैं। इससे महिलाएं सशक्त हो रही हैं,
वो अपनी शिक्षा पूरी करवा रही हैं, अच्छी नौकरी हासिल कर घर की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद कर रही हैं। परिवार नियोजन से परिवारों को कई तरह से फायदा हो रहा है। सरकार की कोशिशों से परिवार नियोजन कार्यक्रम से करोड़ों महिलाएं जुड़ी हैं। स्वस्थ और खुशहाल भविष्य की ओर परिवार नियोजन एक सार्थक कदम है। छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। और सबसे पहले महंगाई इतनी बढ़ गई है, पढ़ाई एजुकेशन इतना महंगा है, जिस कारण छोटा परिवार ही ठीक होता है और बच्चे में परिवार में संतुलन बना रहता है। खाने पीने का महंगाई है, पढ़ाई का महंगाई है, कपड़े का सारा परिवार के ऊपर ही बोझ पड़ जाता है। इस कारण परिवार नियोजन बहुत ही जरूरी है। तो स्वस्थ और खुशहाल परिवार के लिए छोटा परिवार ही रखना बेहतर है। परिवार नियोजन के साधनों को अपनाकर इस लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के PMCH में। आपको हम मिलवाते हैं स्त्री एवं प्रसूति रोग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर गीता सिन्हा मैम से, जो बताएंगी कि जनसंख्या नियंत्रण क्यों ज़रूरी है और इस पे जो संबंधित सवाल है उसके बारे में। मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जैसा कि हमारा आज विषय है कि जो जनसंख्या है वो विश्व के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम तो अभी ये ज़रूरत है हम सभी को कि हम इसके ऊपर कंट्रोल करें। आपका क्या कहना है, जनसंख्या नियंत्रण क्यों ज़रूरी है? जनसंख्या नियंत्रण तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर मतलब जितना संसाधन है इस पृथ्वी के पास, तो उपभोक्ता अगर उसके मतलब कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होंगे तो फिर क्या होगा। खाना लिमिटेड है, पानी लिमिटेड है, हवा लिमिटेड है, हम लोग का सब कुछ लिमिटेड है, एक ही प्लैनेट है हम लोग को। तो जनसंख्या को नियंत्रित रखेंगे तो सबके पास सही मात्रा में भोजन मिलेगा, पानी की कमी नहीं होगी, घर बनाने के जगह की कमी नहीं होगी, ग्रीनरी पेड़ पौधों की कमी नहीं होगी, काटना नहीं पड़ेगा जंगलों को। तो हम लोग को तो अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने जिंदगी के लिए ज़रूरत है कि हम लोग को बस उतना ही हम लोग रहें जनसंख्या वाइज जितना हम लोग के पास संसाधन है उपभोग करने के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो संपदा है जो हमारे क्षेत्र में है वो बिल्कुल कम जाएगी। कहीं ना कहीं हर आदमी तक जो ज़रूरी रोज़मर्रा के जो साधन है वो नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखा जाएगा कि इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। आपको क्या लगता है कि महिलाओं का शिक्षित होना या जो साक्षरता दर है महिलाओं में बढ़ाना कितना ज़रूरी है? क्या वो जनसंख्या से संबंधित है? किसी भी राष्ट्र की प्रगति और सामाजिक प्रगति के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि महिलाओं को शिक्षित बनाया जाए, एम्पावर्ड बनाया जाए, क्योंकि एक परिवार का पालन पोषण वो करती हैं और परिवार के अंदर माता द्वारा ही सारा प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी शुरू का शिक्षा हर बच्चे को माता ही प्रदान करती है। और इसलिए माँ का पढ़ा लिखा होना, माँ में समझदारी होना, ज्ञान होना तो सबसे जरूरी स्तंभ है किसी समाज या राष्ट्र के विकास के लिए। और इसके बाद जरूरी है कि जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल में हर चीज़ बच्चों को ढंग से सिखाया जाता है, तभी जा कर के वो एक संतुलित और नागरिक बन सकते हैं। उसी समय बचपन में ही सही आदतों का लगना बहुत ज़रूरी है। बचपन के लगे हुए गलत आदत को छुड़ाना बहुत कठिन है। तो प्राइमरी स्कूल एजुकेशन में जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं, इन लोगों को तो बहुत मोटिवेटेड होना है, क्योंकि ये राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, ये बच्चों के भविष्य को मैनेज कर रहे हैं। ये अगर सही ढंग से उनको नहीं सिखाए समाज में कैसे रहना है, कैसे अनुशासित रहना है, क्या नियम है, कैसे नियमों का पालन होना है, तो बाद में जाके तो टोटल मतलब कंफ्यूजन और क्योस हो जाएगा सोसाइटी में। वो तो एक कहावत ही है कि बूढ़ा तोता पोस नहीं मानता है, सीखता भी नहीं है। तो बच्चों को ही माँ सिखाए और उसके बाद प्राइमरी स्कूल एजुकेशन में उनके जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं, ये दूसरे इम्पोर्टेंट स्तंभ है किसी भी राष्ट्र निर्माण में।
ज़्यादा से ज़्यादा जो जनसंख्या होती है इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं का जो हेल्थ है वो बहुत ख़राब होता है। आप बीइंग ए डॉक्टर आप कैसे इसे देखती हैं कि उनको मोटिवेट करने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है आपको और किस तरह से जागरूकता फैलाती हैं? जी, हम लोग तो हर महिला को शिक्षित करते हैं, ज्ञान देते हैं, समझाते हैं कि आपको अपने हेल्थ का केयर करना होगा और तभी आप परिवार का सही लालन पालन पोषण कर सकेंगी और बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। मेरे पास तो जो भी महिला आती है, मान लीजिए 4-6 बच्चों वाली, मैं अच्छे से बोलती हूँ कि आपके पति ने आपका तो केयर कभी किया नहीं, आपके हेल्थ का केयर किया नहीं, और आज आप इस स्थिति में हैं कि आपको खून की कमी है, विटामिन की कमी है, हड्डी कमज़ोर है, सैकड़ों बीमारियां हैं आपके शरीर में। तो मैं तो बहुत प्यार से बोलती हूँ कि आपके पति ने आपके स्वास्थ्य का बिल्कुल केयर नहीं किया है, अब आपको खुद करना है। इसमें एक सवाल निकल के आता है कि जो महिलाएं अनचाहे गर्भ की हो जाती हैं उनको कैसे इससे उसको मैनेज करना चाहिए, और दूसरा कि जो गैप की मैंने बात की कि अंतराल ज़रूरी है, ये कितने दिनों का लमसम होना चाहिए, इस पर ज़रा बात करें। अब देखिए, जो अनचाहा गर्भ इसलिए होता है क्योंकि वो औरत पहले से उसको जानकारी नहीं है, शिक्षा नहीं है और समझ नहीं है कि कॉन्ट्रासेप्शन के तरीके अनेकों उपलब्ध हैं, उनको कैसे यूज़ में लाएं, डॉक्टर से सलाह लें कि उनके लिए कौन सा उचित होगा। तो हम लोग तो समझाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, मोटिवेट करने के लिए। हर दिन ये काम हम लोग सब मिल के यहाँ करते हैं। तो महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है इस अनचाहे गर्भ के प्रॉब्लम को हटाने के लिए। और अनचाहा गर्भ अगर रह ही गया तो फिर क्वालिफाइड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा ही उसका समाधान वो करें। जो जितने अशिक्षित ये या नॉट वेरी वेल ट्रेंड, अच्छे से ट्रेंड नहीं जो कुछ हैं समाज में लोग, प्रैक्टिशनर्स जो नर्स हैं या कंपाउंडर हैं या दाई हैं, तो वो लोग तो इतने बुरे तरीके से इस चीज़ को हैंडल करते हैं और अनसेफ अबॉर्शन करवाते हैं। उसके नतीजे से औरतों के स्वास्थ्य को और मतलब बुरा हाल हो जाता है और बल्कि मौतें होती हैं, बहुत ही सीरियस कंडीशन में वो पहुंचती हैं और 2-3 बच्चे अनाथ छूट जाते हैं इस दुनिया में। जी, बहुत ही दर्दनाक है। तो प्राइमरीली महिलाओं का शिक्षण, अवेयरनेस, उनको जानकारी अब काफ़ी हद तक है, लेकिन इसको और भी बढ़ाना होगा और समाज के हर वर्ग को ये चीज़ देना होगा कि अगर आपको आपका हेल्थ ठीक नहीं है, बच्चे लिमिटेड अमाउंट में नहीं हुए, 2 बच्चों के बीच में सही अंतराल नहीं हुआ, तो बच्चों का भी कुपोषण होगा, आपका शरीर भी कुपोषित रहेगा, तो स्वस्थ बच्चा फिर कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण के लिए हम महिलाएं जिम्मेदार हैं। हमें शिक्षित होना होगा कि क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्या हमारे परिवार के लिए ज़रूरी है, क्या समाज के लिए ज़रूरी है। इस पे एक बहुत अहम सवाल आता है कि एक जो आपने कहा उपाय की बात की कि जब बच्चे के अंतराल रखने हो या फिर जब बच्चे लिमिटेड करने हो, तो इसके लिए जो स्थायी और अस्थायी जो उपाय हैं, मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को वो भी आप बताएं। अस्थायी उपाय भी अनेक हैं। इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स जो है वो सबसे इफ़ेक्टिव है, पर इसमें याद करके डेली खाना पड़ता है, लेकिन रिज़ल्ट वाइज यही सबसे बेस्ट है, इसमें फेलियर रेट कम है। फिर कॉन्डोम है, फिर ये डिपो-प्रोवेरा इंजेक्शन है, जो परी इंजेक्शन, अंतरा इंजेक्शन जो है उस नाम से ज़्यादा प्रचलित है। 3-3 महीने पे लेने वाली सुई है। अब तो वो 3 साल वाली सुई भी आ गई है, इम्प्लानॉन, जो PMCH में लग रहा है, काफ़ी पॉपुलर हम लोग इसको कर रहे हैं। 3 साल में एक सुई इम्प्लांट है जो डाला जाता है। तो ये भी बहुत कॉपर टी है, जो वो तो बहुत पहले से है कॉपर टी। उसमें कई तरह के कॉपर टी हैं। एक है जिसमें मायरीना या एमिली नाम से जाना जाता है, जिसमें ड्रग मिलाया हुआ है ताकि कॉपर टी के वजह से जो बढ़ा हुआ रक्तस्राव होता है वो नहीं हो, ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं हो। तो हर तरीके के कॉपर टी भी उपलब्ध है। और ये छाया गोली, छाया टैबलेट्स भी हैं। नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव में छाया भी है। स्थायी तो उपलब्धि है। गर्भ निरोधक जो ऑपरेशन हम लोग करते हैं, ट्यूब लाइगेशन और
मेल में वैसेक्टमी, ये दोनों तो उपलब्ध ही है, जो स्थायी तरीका है, परमानेंट तरीका है। काउंसलिंग करने के बाद, फैमिली कंप्लीट होने के बाद इसको हम लोग करते हैं। कई बार क्या होता है मैम कि जो थोड़ी आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर तबका है, उनके लिए ये समझ पाना थोड़ा कठिन होता है कि हम अब आगे ऑपरेशन करा लें या आगे जनरेशन को ना बढ़ाएं। तो वैसे लोग जब इस अस्पताल में आते हैं, खास करके पीएमसीएच में, तो मैं चाहूँगी कि इस अस्पताल में वैसे लोगों को क्या प्रोत्साहित किस तरीके से किया जाता है और क्या कुछ सुविधा मिलती है उसमें? बिल्कुल, हम लोग तो हर पेशेंट को जो पीएमसीएच में आता है काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं। जो जिसके लिए सूटेबल है, अस्थाई के लिए सूटेबल है, तो निःशुल्क अस्थाई सारी सेवाएं उपलब्ध हैं। सारे मतलब ड्रग्स अवेलेबल हैं, कॉपर टी, इम्प्लानॉन, छाया, पीओपी, डिपो-प्रोवेरा, अंतरा जो है, सब कुछ निःशुल्क उपलब्ध है यहाँ। और स्थाई जो तरीका है वह भी हम लोग यहाँ करते हैं, सब निःशुल्क है। और हम यहाँ मेडिकल कॉलेज में ही नहीं, ये तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर से ही सब सरकार निःशुल्क उपलब्ध करा रही है, अस्थाई और स्थाई दोनों तरीकों के गर्भरोधक सभी चीज़ों का। जैसा कि मैम आपने बहुत बेहतरीन जानकारी दी, बहुत अच्छी जानकारी दी कि कैसे हमको जनसंख्या नियंत्रण करनी चाहिए और क्यों ज़रूरी है। लेकिन मैं आखिर में चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि जब इस संस्थान में, इस अस्पताल में कोई मरीज़ आते हैं, कोई इस तरह की जो महिलाएं आती हैं, तो उनको जागरूकता के लिए क्या कुछ किया जाता है और आगे आप क्या करेंगे? इस संस्थान में जो मरीज़ आते हैं उसको तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट करने के बाद या प्लान्ड इलेक्टिव जो सोचा समझा कुछ ट्रीटमेंट करने के बाद, हर आदमी यहाँ जितना हम लोग हैं, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रेसिडेंट, जूनियर रेसिडेंट, हर आदमी हम लोग कैफेटेरिया अप्रोच जैसा उनके सामने रखते हैं। हर स्थायी अस्थाई तरीकों को बताते हैं, जो गर्भ निरोधक तरीके हैं, निःशुल्क उपलब्ध है सारी सेवा, ये बताते हैं किस मरीज़ के लिए कौन ज़्यादा सूटेड है, उसके रिक्वायरमेंट, उसकी ज़रूरत के अनुसार कौन उसके लिए ज़्यादा उचित है। ये हर दिन हम लोग उसको मोटिवेट करके बताते हैं और उसका ये काम प्लान करके सब करवा देते हैं। हम लोग एक मरीज को यहाँ नहीं छोड़ते हैं बिना कॉन्ट्रासेप्शन, फैमिली प्लानिंग, गर्भ निरोधक तरीकों की जानकारी दिए हुए। तो पर्सनली 1-to-1 यहाँ हर स्टाफ इस पे लगा हुआ है जी। और जो आ गया उसको तो फुल नॉलेज हम लोग दे करके मोटिवेट कर ही देते हैं। बाकी उनको खुद इस काम के लिए मोटिवेट करते हैं कि आप समाज में, अपने गांव में जाके इसका प्रचार करें कि अगर नहीं किया गया, हेल्थ महिला का नहीं ठीक से सुधारा गया, केयर नहीं किया गया, तो कैसे इसका माने। बहुत सी मरीजें आती हैं जो बहुत बुरे हाल में आती हैं, 2 ग्राम, 1 ग्राम, 3 ग्राम खून लेके आती हैं, अपना केयर नहीं किया, दिखाया नहीं, सही समय पे गोली नहीं खाया, डॉक्टर के संपर्क में नहीं रहा गर्भावस्था के दौरान, तो किस तरह के हादसे होते हैं। तो फिर उनके गार्जियन को, पब्लिक को, उनको सबको मोटिवेट करते हैं कि गांव में इस बात की चर्चा कीजिए, फैलाइए कि निःशुल्क सुविधा जब उपलब्ध है सरकारी अस्पताल में, और कोई भी डॉक्टर यहाँ अनुचित ऑपरेशन बिल्कुल नहीं करता है, पर समय पर किया हुआ ऑपरेशन से किस तरह बच्चे और माँ का जान बच सकता है, और कोई नहीं यहाँ गलत करता है। पैसा के लिए यहाँ तो करना ही नहीं है, तो हर काम यहाँ सोच समझ के सही हम लोग करते हैं। तो ये तो हम लोग मोटिवेशन हर को करते हैं कि आप समझाइए कि ये औरत अगर पहले आप लाए रहते तो किस तरह से हम लोग इसका जान बचाते, और किस तरह से अंधविश्वास में या अज्ञानता के कारण ये डिले हुआ, कॉम्प्लिकेटेड हो गई, और कैसे इस बेचारी का जान चला गया। तो ये काम तो रात दिन हम लोग हर आदमी मिलके करते हैं यहाँ पर। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दिया कि जनसंख्या क्या है, उसके बारे में जितनी जानकारियाँ थी आपने हमारे दर्शकों तक पहुँचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार। तो जैसा कि आज आपने जाना कि जनसंख्या नियंत्रण क्यों ज़रूरी है, परिवार नियोजन क्यों ज़रूरी है। हम सभी जानते हैं कि जब हमारा परिवार बड़ा होता है तो हमें बहुत ज़्यादा आर्थिक
ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में हमारे लिए ये मुमकिन नहीं हो पाता है कि हम परिवार के हर सदस्य को उसके ज़रूरी जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है उसको पूरा कर पाएँ। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम अपने परिवार को नियोजित रखें, परिवार नियोजन पे विशेषकर ध्यान दें। इनमें उन महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने शिक्षा लिया है, जो जागरूक हैं, और जो जागरूक नहीं हैं उनके लिए ये मैं कहना चाहूँगी कि आपके लिए सजगता और जागरूकता बेहद महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं ये कुछ ज़रूरी बातें। बढ़ती जनसंख्या के बहुत सारे नुकसान हैं। भारत जैसे देश में जहां संसाधन सीमित है, बड़ी जनसंख्या के लिए मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के साधन उपलब्ध कराए गए हैं। नए गर्भ निरोधकों की श्रृंखला में कंडोम, संयुक्त गोलियां, आपात गर्भ निरोधक गोलियां, अंतर्गर्भाशयी गर्भ निरोधक डिवाइस IUCD और इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक अंतरा प्रोग्राम तथा सेंटक्रोमेन छाया नामक 2 गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल कर परिवार को छोटा रखा जा सकता है। प्रसव के पश्चात अंतर्गर्भाशयी गर्भ निरोधक डिवाइस PPIUCD पहल योजना के तहत प्रसवोत्तर PPIUCD सेवा प्रदान की जाती है। बंध्याकरण स्वीकारकर्ता क्षतिपूर्ति योजना के तहत बंध्याकरण करवाने के लिए लाभार्थी को मेहनताने की हानि की क्षतिपूर्ति और सेवा प्रदाता को भी प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है। तो जैसा कि आपने जाना, भारत सरकार द्वारा परिवार नियोजन के लिए कई ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो हम समाज में जितने लोग रह रहे हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ उम्मीद है आज का हमारा ये अंक आपको पसंद आया होगा। अगले अंक के लिए नमस्कार। Thank you.